हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक सब्जेक्ट जिसके बारे में काफ़ी समय से सब बात करना चाहते हैं वो ये है कि मार्केट आखिर क्यों गिर रहा है। ऐसा क्या हो गया जो मार्केट गिर रहा है। ऐसे तो देखिए, मैंने हमेशा हर वीडियो में थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन किया है, लाइव में भी मैं जब आया हूँ तो मैंने एक्सप्लेन किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने से इसका रीच लैक्स ऑफ पीपल तक हो सकता है। जो मेरे साथ में लाइव नहीं आते उनको शायद नहीं पता, या जो मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे उन्हें नहीं पता। तो मार्केट फॉल क्यों कर रहा है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया है, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट का फॉल गलत नहीं है। मार्केट जो गिर रहा है वो ठीक गिर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इंडियन जीडीपी से। इस वक्त इंडियन जीडीपी और स्टॉक मार्केट का जो रेशो है वो 1.5 है। जितना इंडियन जीडीपी है उसके सामने मार्केट कैप जो स्टॉक मार्केट का है वो 1.5 टाइम्स करीब करीब है। मेरा ये मानना है कि रीजनेबली कभी भी मार्केट कैप और स्टॉक मार्केट का सॉरी 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 इंडियन जीडीपी और स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मार्केट 27,000 पे था। उस वक्त 1.5 का रेशो था, वहाँ से वो थोड़ा करेक्ट हो चुका है। सॉरी, 26,200 पे था, वहाँ से वो करेक्ट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनदर 20% फॉल निफ्टी में ड्यू बनता है, तब वो 1.2 के रेशो पे आ जाएगा। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो 1 पे भी ट्रेड करता है, 0.8 पे भी ट्रेड करता है, पर फिलहाल मैं रीजनेबली ये मान के चलता हूँ कि 1.2 इज़ अ रैशनल नंबर जहाँ पे स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, जो इंडियन जीडीपी का जो टोटल है उसके हिसाब से। तो मार्केट यहाँ से अगर इसको हम 26,200 इंटू 30% माइनस करके चलते हैं तो ऐसे तो 18,340 आता है, पर मुझे ये मानना है कि एक बार मार्केट की गिरावट 22,245 पे रुकेगी, वहाँ से थोड़ा वो बाउंस करने की कोशिश करेगा और फाइनली वो 20,000 के आसपास आके उसे सेटल हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 20,000 एकदम ठीक लेवल है जहाँ तक निफ्टी को गिरना चाहिए। और पर हमेशा मार्केट कभी भी एक तरफा ना तो गिरता है ना एक तरफा बढ़ता है। अगर एक तरफा बढ़ा है तो वो बहुत गलत बढ़ा है, बहुत ज़्यादा गलत बढ़ा है, वो आपका पैसा साफ कर देगा। और मैं आपको बोलता हूँ ना कि कम कमाओ, लेकिन स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ इज़ ऑलवेज बेटर देन अ वेरी फास्ट ग्रोथ। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, फाइनली जीता कछुआ ही है, तो कछुआ ही जीतेगा क्योंकि वो स्लो एंड स्टेडी चलता है। खरगोश की जैसे भागना और फिर रेस्ट लेना और फिर भागना, उससे कभी आप जीत हासिल नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ रैशनल हो, ठीक तरीके से हो, लॉजिकली हो, वो अच्छी लगती है। इस तरह का जो बलून है वो कभी भी बस्ट तो ज़रूर होता है, किसी भी दुनिया की कोई भी प्राइस में वो बस्ट होता है। आप गोल्ड को छोड़ दीजिए, गोल्ड के बारे में बात नहीं कीजिए, गोल्ड का कोई भी प्राइस बलून नहीं होगा, आप मान के चलिए, क्योंकि गोल्ड धीरे धीरे माइंस में ख़त्म हो जाएगा। गोल्ड बहुत लंबे सालों के लिए बचा नहीं है माइंस के अंदर, गोल्ड धीरे धीरे कम निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनिंग उसकी ज़्यादा आ रही है। तो गोल्ड में कभी भी ज़िंदगी में बलून नहीं बनेगा। गोल्ड चाहे जो प्राइस हो जाए, गोल्ड हमेशा रीज़नेबल प्राइस ही है। तो पहला कारण मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट कारण था इंडियन जीडीपी से स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप। सेकंड, आप ये मान के चलिए जब भी प्रमोटर्स मार्केट में आके माल बेचते हैं, आप समझ लिए मंदी आने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रमोटर अपने में अपनी कंपनी से ज़्यादा, जो भी प्रमोटर होता है किसी भी कंपनी को उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरा कहने का मतलब, प्रमोटर इज़ द बेस्ट पर्सन टू नो हिज ओन कंपनी। लेकिन आप ये देखिए पिछले 3 महीने 6 महीने में हर कंपनी का प्रमोटर आ रहा माल बेच रहा है, हर कंपनी का प्रमोटर आ रहा माल बेचना। अरे प्रमोटर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, वो आपको माल पकड़ा रहा है। देखिए जो फंड हाउसेज है उनके पास पब्लिक का पैसा है, बाहर का पैसा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो ठीक है, बोल देंगे लॉस हो गया, कोई क्या कर लेगा। उनका कॉलर आके कोई पकड़ता है क्या? लेमन ब्रदर्स डूब गया, किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया क्या? सिटी बैंक डूब गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होता है। पैसा डूबता है, म्यूचुअल फंड पैसा डुबोते हैं, म्यूचुअल फंड बने ही पैसा डुबोने के लिए है। ये तो ठीक है, मार्केट 2020 से 2024 का अच्छा था इसलिए पैसा बना दिया। आप 2001 से 2020 में देख लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ने कई बार पैसा डुबोया है और रिटेल इन्वेस्टर ने लॉस किया है।
ठीक है। ये तो आप कंटिन्यूसली SIP करते रहो 20 साल तक, 25 साल तक, तब आपका पैसा बनता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, उसमें किसी का कोई एक्सपर्ट नहीं है। आप पैसा लगाते जाओ, लार्ज कैप की टॉप 50 कंपनीज जो भी निफ्टी की है उसमें सब में आप पैसा लगाते जाओ, कोई ना कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, कोई ना कोई कंपनी परफॉर्म करेगी, और आपको 20 साल 25 साल में पैसा बनना क्यों नहीं बनेगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। आप और मैं किसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की जरूरत है? कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं। आप खुद आपके फाइनेंस के फंड मैनेजर, आपको खुद आप एक बात बताइए, अगर आपका पैसा टूटेगा तो आपसे ज़्यादा दर्द क्या मुझे होगा या किसी और को होगा? किसी को दर्द नहीं होता किसी के दूसरे के पैसे का। अपना दर्द हम खुद ही समझते हैं, और हमसे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए, फंड मैनेजर से ज़्यादा हर इंसान को नॉलेज है, हर इंसान वो जानता है जिसका उसका अपना पैसा है। आप किसी और का पैसा डुबो दोगे, लेकिन आप अपना पैसा कभी भी डुबोना नहीं चाहोगे। ये तो आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो टीवी पे एक्सपर्ट से, इसकी वजह से आप इस तरह से काम करते हो। लेकिन आप अगर फंडामेंटल्स देख के काम करेंगे, किसी कंपनी के आप डेटा को आप रेस्पेक्ट करके काम करेंगे, प्राइजेस में आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो आई थिंक नोबडी नोज बेटर देन यू इफ़ इट इज़ योर मनी। तो प्रमोटर जब माल बेचता, मान के चलिए मार्केट में मंदी आने वाली है। तीसरा, जो असेट का एलोकेशन है, जो कैपिटल एलोकेशन है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए, अगर किसी भी मैं देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता हूँ, मैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फेवर नहीं करता हूँ। उसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप पीछे जाके देखिए, 2-3 महीने पहले बनाए हैं, और अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली वापस बना दूंगा। लेकिन मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फेवर करता हूँ, और मैं उसी मेंटेलिटी का इंसान भी हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी से ग्रोथ आती है। आज चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोलता है, लेकिन वो काम तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेस पे ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसे का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है कि पैसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद पैसे का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मेरा ये है, मेरा कहने का मतलब है, अगर बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है, तो इंडिया में जैसे जितने भी लोग हैं उसमें से 1% लोगों के पास में उतना पैसा है जितना इंडिया के 99% लोगों के पास पैसा है। 99% लोगों को आप एक तरफ रख दीजिए और 1% लोगों को आप एक तरफ रख दीजिए। देखिए, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं आपको डेटा से ये प्रूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसकी डेटा निकालेंगे और चेक करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है। जो टॉप के 1% लोग हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, जो बिलियनर्स है, वो जितने हमारी पॉपुलेशन है उसके 1% भी नहीं है, और इंडिया के 99% लोगों के पास जितना पैसा है 1% लोगों का पास उतना पैसा है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा यकीन है। अगर आप कोई भी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च करेगी और डेटा निकालेगी तो यही डेटा निकल के आएगा, ये मेरा पूरा अनुमान है। तो ऐसे में क्या होता है कि 1% लोग के पास परचेजिंग पावर डेफिनेटली उनके पास बहुत होती है, लेकिन अगर उनकी रिक्वायरमेंट 100 गाड़ियों की है तो वो 100 गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन जो बाकी हमारे देश की जनता है, 130 करोड़ लोग हैं, अगर उनको साल की 1 करोड़ गाड़ियाँ खरीदनी है तो वो 1 करोड़ गाड़ियाँ खरीद लेंगे। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी नहीं होगा, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ कैपिटल नहीं होगा, तो मार्केट में परचेजिंग पावर कहाँ से आएगा? लोग कहाँ से परचेज करेंगे? इंडिया के 1% लोग तो वो सब नहीं खरीद सकते जो इंडिया के 99% लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 99% लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए लग्जरी है। आज अगर अंबानी फैमिली या बिरला फैमिली 10 गाड़ियाँ खरीदती है, 20 गाड़ियाँ खरीदती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक तरह से लग्जरी है, एक के बाद एक ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है, उनके पास एक गाड़ी होती है या एक स्कूटर होता है, एक बाइक होती है, उसके बाद वो एक गाड़ी खरीदते हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको एक गाड़ी और चाहिए तो एक गाड़ी और खरीदते हैं, अपने वाइफ के लिए गाड़ी खरीदते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, और रिक्वायरमेंट के लिए पैसा खर्च करने से ही देश की इकोनॉमी चलती है। तो जो अलोकेशन ऑफ कैपिटल है वो ठीक नहीं है। जो ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा है उससे डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली डेंट में आती रहेगी, और जो भी हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम होती रहेगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगी वैसे वैसे वो इकोनॉमी को डेंट करेगा। तो दूसरा कारण ये है। इसके अलावा जो है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। मानसून में ऐसा है कि कहीं पे बारिश बहुत अच्छी हुई है, कहीं पे बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसने फसलों को ख़राब किया। जो हमारा देश के में जो 80% लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं, और गाँवों के लोगों का जो उनका मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में इस वक्त उतना कमाई नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को जितना होना चाहिए। जब तक रूरल इकोनॉमी
ग्रो नहीं करेगी। रूरल इकोनॉमी, रूरल जो लोग हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं आएगा तो देश में स्पेंडिंग नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। तो अगर हमको ग्रो करना है तो रूरल जो हमारा किसान है, भारत देश का किसान है, उसकी आय हमको बढ़ानी पड़ेगी किसी भी तरीके से। अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उसको सरकार को पैसा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, इसको जो भी कहते हैं, उसकी वजह से फसलों का नुकसान होता है और लोग उतना पैसा, किसान नहीं कमा पा रहे। किसान उतना पैसा नहीं कमा पा रहे तो उतना स्पेंडिंग मार्केट के अंदर आ नहीं रहा है और उसकी वजह से कंजम्पशन कम हो रहा है धीरे धीरे। आप FMCG कंपनी को देखिए, उतना सेल्स नहीं आ रहा है, चाहे वो ब्रिटानिया, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, नेस्ले हो, उनका सेल्स नहीं आ रहा है। 4 व्हीलर कंपनीज में आप मारुति को देख लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लीजिए, उनकी भी सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। तो इस हिसाब से मार्केट में स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, स्पेंडिंग कम हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करेगी? प्रमोटर माल बेच रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, प्रमोटर्स जो माल बेचते हैं। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि जो एक और बहुत बड़ा कारण जो हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स 10-10 गुना हो गए थे, 15-15 गुना हो गए, तो वो अपने फंडामेंटल्स पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट कैप के अलावा भी ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्लड बाथ हो रहा है और उनको रीजनेबली प्राइस पे आना बहुत ज़रूरी है और उनको आना ही पड़ेगा। आप और मैं, कोई इससे बच नहीं सकता। अगर आपके पास में वो स्टॉक्स है तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर पेन तो सहन करना ही पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन जो मार्केट का हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप का हुआ, लार्ज कैप उतने नहीं चले हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत बड़े मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिए। वो तो ब्लड बाथ डेफिनेटली आएगा और आना चाहिए, उसमें आप और मैं कोई रोक नहीं सकते। हम सिर्फ दुख प्रकट कर सकते हैं और अगर हम उससे फंसे हुए तो कम से कम लॉस में बाहर निकल के एज ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो ये सब कारण है जो मुझे लगता है मार्केट फॉल के कारण है। और भी अगर मुझे कुछ पता चलेगा या समझ में आएगा, मैं डेफिनेटली इस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो दीज आर द रीजन फॉर द फॉल इन द मार्केट एंड एक्सपेक्टेड फॉल इन द मार्केट। सो जस्ट ट्रेड कॉशियसली। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये मेरी अपनी निजी ओपिनियन है, आप इस पर फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।